हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। मैं हूं आपका मेंटर कुमार नीरज राज। लास्ट क्लास तक हमने इवन एंड ऑड सिग्नल्स के बाद अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन शुरू किया था पीरियोडिक सिग्नल्स। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया था साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल्स को आपने डिफाइन किया सिग्नल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, टाइम के हर जगह जिनका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जिनका एग्जिस्टेंस है और जो हर कुछ कांस्टेंट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है और अपने आप को हर टी इंस्टेंट के बाद रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर सिग्नल्स टू बी पीरियोडिक जो कंडीशन आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। मतलब अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है और अगर हम उस सिग्नल को डिले या एडवांस कर दें कितने से, जितना उसका टाइम पीरियड है, ये हमने जो लिखा है इट इज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिग्नल, तो हमें वापस वही सिग्नल फिर से मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये कोई सिग्नल ड्रॉ किया, अगर ये हमारा सिग्नल है, अगर ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक है। सपोज हमने इसका पीरियड ले लिया 1 2 3 4, ऐसा ये वैल्यूज़ अगर हैं, तो हम देख रहे हैं 0 से लेकर 2 सेकेंड्स, यहाँ पर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 है। अगर ये सिग्नल इधर भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है, अगर आप इस सिग्नल को 2 से डिले या एडवांस कर दें, अगर आप डिले करेंगे तो सिग्नल को 2 से शिफ्ट कर देंगे, तो जो ये 0 का पॉइंट है वो यहाँ 2 पर आ जाएगा, 2 का पॉइंट 4 पर आ जाएगा, फिर भी सिग्नल आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो इसलिए अगर आप टाइम पीरियड के बराबर टाइम से किसी सिग्नल को डिले या एडवांस कर दें और अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है, तो उस सिग्नल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसा सिग्नल पहले दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पीरियड के बराबर आप उसको डिले या एडवांस करें। इन जनरल एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस के टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, जहाँ पर ये कोई के जो है ये कोई इंटीजर होना चाहिए। सपोज आपने 2t से डिले कर दिया, मतलब अगर आप इस टाइम को 4 से डिले कर देना चाहते हैं, तो अगर हम 4 से डिले कर देंगे 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है जो यहाँ है, अब ये पॉइंट 0 पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सिग्नल ऐसा ही स्टार्ट होता हुआ दिखेगा 0 से। तो एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस के टी ये हमेशा किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ टी के बराबर होगा। ये पीरियोडिसिटी की कंडीशन हमने देखी थी। साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हमने लिया था कि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स ऑफ टी का, वो इस फॉर्म का होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हमने डिफाइन कर लिया था, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट लिया था आपने, और ये टोटल ओमेगा नॉट टी फेज एंगल है, पाई डिले एडवांस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लिखा था कोई भी सिग्नल आए, जैसे हमने लिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5 कॉस पाई टी। अगर आपसे पूछें ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम इसको कंपेयर करते हैं इस गिवन सिग्नल से। हमने ये भी देखा था कि अगर कोई एक सिग्नल सिर्फ गिवन है साइन या कॉस के फॉर्म का, तो उसमें पीरियोडिसिटी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक हमने लिखा था अंडर रूट या फिर टी पर कोई ऑपरेशंस अदरवाइज परफॉर्म नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी हमेशा पीरियोडिक होंगी ये सिग्नल्स। यहाँ आपने इसको कंपेयर किया ए साइन ओमेगा नॉट टी ए कॉस ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से हमने देखी, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू, हमने ये रिलेशन लिखा था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहाँ से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो अगर ये कोई सिग्नल लिखा हुआ है तो ये सिग्नल हमेशा पीरियोडिक है और इसके लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, फिर हमने लिया था कि अगर कोई सिग्नल कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स है, अगर एक से ज़्यादा सिग्नल्स पीरियोडिक सिग्नल्स मिलकर किसी सिग्नल को बना रहे हैं, जैसे एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू अगर हमने लिखा 4 कॉस टी प्लस 3 साइन 2 पाई टी प्लस 2 साइन 3 पाई टी। अपने आप में ये सिग्नल भी पीरियोडिक है, ये सिग्नल भी पीरियोडिक है और ये भी सिग्नल पीरियोडिक है, लेकिन अगर हमें इस कॉम्बिनेशन के लिए देखना हो कि सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं, तो हमने वहाँ कुछ कंडीशंस लिखी। जैसे अगर ये हमारा फर्स्ट सिग्नल है, इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड को एज्यूम कर लें t1, अगर ये इंडिविजुअली इसका सिग्नल हम कहें टाइम पीरियड t2, इसके लिए अगर हमने टाइम पीरियड को नाम दिया t3, तो कंडीशन हमने ये देखी थी कि फॉर द सिग्नल टू बी पीरियोडिक रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स मस्ट बी एन इंटीजर।
तो T1/T2 देख लें या T3/T1 देख लें, ये कोई भी टाइम पीरियड्स का रेशियो देख लें, ये हमेशा ये चीज़ क्या होनी चाहिए हमारी, इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने डिफाइन भी कर लिया था कि रैशनल्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में, इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें, और जब हम उनको टर्मिनेट करें डेसिमल में तो डेसिमल्स कैसे आने चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने चाहिए या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होने चाहिए। तो इसके थ्रू अगर आपने पीरियोडिसिटी चेक कर ली, उसके बाद हमने लिखा था कि अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, LCM ऑफ इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स T1, T2, T3। ये अभी हम इसलिए इतने आराम से बात कर रहे हैं क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसलिए हमें इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। अब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे। और ऐसे ही अगर आप इंडिविजुअली, अगर आपको सबकी फ्रीक्वेंसीज पता हैं और आप अगर रिजल्टेंट सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं ओमेगा नॉट, देन इट विल बी HCF, या इसको हमने GCD भी लिखा था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2 एंड सो ऑन। तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा, पहले तो हम इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका हम LCM लेंगे अगर वो रैशनल नंबर आ रहा है तो LCM लेने के लिए हमें याद रखना है, आता होगा आप सबको, लेकिन अगर एक बार हम रिकॉल कर लें कि LCM ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर हम ये बात करें, अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है तो उसका LCM क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने LCM को यहाँ डिफाइन किया, ऐसे ही अगर आपको HCF या फिर GCD लेना हो, HCF ऑफ रैशनल नंबर्स, then it is given as HCF of numerator upon LCM of डिनोमिनेटर। देखिए इजी है, बिल्कुल याद रखना। आपको LCM अगर लेना है, दो ही चीज़ें होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई भी रैशनल नंबर है तो आपको जो लेना है, LCM लेना है तो न्यूमरेटर पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, HCF लेना है तो भी न्यूमरेटर पर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें चाहिए LCM ऑफ 1/2, 3/6 एंड 5/4। ठीक है, अगर आपको इनका रैशनल नंबर्स हैं, इनके लिए अगर आपको LCM चाहिए तो LCM की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर्स का LCM 1, 3 और 5, इनका LCM कितना होगा 15 अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF कितना दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों को जिस इंटीजर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो मैक्सिमम फैक्टर कितना है 2 से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। तो LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 दैट इज इक्वल्स टू 7.5। तो इस टाइप से हमें इनको आगे कैरी करना है। तो अगर जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करके देखें, हमारे पास ये सिग्नल है, अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्नल x of t पीरियोडिक, इफ यस देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल x of t। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमने इसके लिए पीरियड मान लिया है T1, इसके लिए T2, इसके लिए T3, तो आप यहाँ से इंडिविजुअली इनके लिए सबसे पहले ओमेगा नॉट कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन A साइन और कॉस ओमेगा नॉट t प्लस और माइनस 5, A कॉस ओमेगा नॉट t। तो ओमेगा नॉट की जगह पर क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, मतलब इस सिग्नल के लिए ओमेगा नॉट को अगर हम ओमेगा नॉट 1 दे दें तो हमें क्या वैल्यू दिख रही है, ओमेगा नॉट 1 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर T1 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई। ठीक है, तो इस सिग्नल के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 पाई सेकेंड्स। इस सिग्नल के लिए अगर हमने कंपेयर किया ओमेगा नॉट टू A साइन ओमेगा नॉट t, मतलब यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 पाई, देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस सिग्नल के लिए टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड्स, इसके लिए कितना है 2 पाई सेकेंड्स।
इसके लिए अगर हम देखें ओमेगा नॉट 3 की वैल्यू, तो ओमेगा नॉट 3 इट इज इक्वल्स टू फिर से a साइन ओमेगा नॉट t। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें दिख रही है 3 पाई, देयरफॉर t3 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 पाई दैट इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब हमने इंडिविजुअल पीरियड्स फाइंड कर लिए। तो अगर हम रेशियो ऑफ पीरियड्स देखें, अगर हम t1 अपॉन t2 देखें तो t1 की वैल्यू 2 पाई अपॉन t2 की वैल्यू 1 और 2 पाई अपॉन 1 की वैल्यू दैट इज 2 पाई। हमने कल ही देखा था कि जो पाई है इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि जब हम इस पाई को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ना तो हमें रिपीटिंग डेसिमल्स मिलते हैं और ना ही इसकी वैल्यू टर्मिनेट होती है। तो जब भी रेशियो में पाई का टर्म आ जाए, हमने ये बात की थी कि पाई का टर्म आ जाए या एक्सपोनेंशियल ई का टर्म आ जाए तो ये दोनों हमेशा ही रेशियो को इरेशनल बना देते हैं। तो मतलब ये जो वैल्यू मिल रही है इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल ही नहीं है तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है देयरफॉर हम लिख सकते हैं x ऑफ t इज नॉट पीरियोडिक। तो अगर पीरियोडिक नहीं है तो अब आगे इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल हमने बात की थी कि अगर हम डायरेक्टली देखकर कहना चाहें कि कोई सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, तो आप इंडिविजुअली सबकी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ देखिए। अगर सारी वैल्यूज़ में या तो पाई है या फिर अगर किसी भी वैल्यू में पाई नहीं है तभी वो सिग्नल पीरियोडिक होगा। अगर किसी एक पार्ट के लिए ओमेगा नॉट में आपको पाई दिख रहा है और दूसरे के लिए ओमेगा नॉट में पाई मिसिंग है तो ऐसा सिग्नल कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि उसके रेशियो में हमेशा पाई का टर्म आएगा। ठीक है, तो सिग्नल के पीरियोडिक होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो सभी ओमेगा नॉट्स में पाई का टर्म हो या फिर किसी भी ओमेगा नॉट में पाई का टर्म नहीं हो। ये हम सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे जब हम डिस्क्रीट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे पाई होना ही चाहिए, बिना पाई के सिग्नल वहाँ पीरियोडिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसी में अगर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, अब सपोज हमने x ऑफ t को डिफाइन किया, सेम सिग्नल है बस हमने यहाँ पर पाई ऐड कर दिया, 4 cos पाई t प्लस 3 साइन 2 पाई t प्लस 2 साइन 3 पाई t। ठीक है, तो अब अगर हम देखें बाकी ये दोनों सिग्नल्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो इन दोनों के लिए ओमेगा नॉट और टाइम पीरियड दोनों सेम है, बस हमने किस में चेंज किया, फर्स्ट सिग्नल में जहाँ पाई नहीं था वहाँ हमने पाई ये लगा दिया। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट 1 की वैल्यू पाई है, देयरफॉर t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हमने देखा है ऑलरेडी ओमेगा नॉट 2 की वैल्यू 2 पाई है, इससे हमें t2 की वैल्यू मिली थी 1 सेकेंड, और ओमेगा नॉट 3 की वैल्यू 3 पाई है, इससे हमें t3 की वैल्यू मिली थी 2/3 सेकेंड्स। तो ये तीनों सिग्नल्स अब अगर हम देखें, तीनों के लिए इंडिविजुअल आपने पीरियड्स फाइंड कर लिया, 2/3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। अब अगर हम इनके रेशियो को देखें, टाइम पीरियड्स का रेशियो, तो यहाँ से चाहे आप t1/t2 देख लें, t1/t2 इज इक्वल्स टू 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2, ये रैशनल है। t2/t3 देख लें तो t2/t3 वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी रैशनल है। तो कोई भी दो टाइम पीरियड्स का रेशियो हम देखेंगे वो रैशनल मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी टाइम पीरियड में पाई नहीं है, तीनों में पाई होता तो भी हमें कैसा मिलता, रेशियो रैशनल मिलता। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर x ऑफ t इज पीरियोडिक। ठीक है, अब हमने ये फाइंड कर लिया कि x ऑफ t पीरियोडिक होगा, तो अगर x ऑफ t पीरियोडिक होगा तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू हमने लिखा है LCM ऑफ इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स t1, t2, t3 दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ t1 2 सेकेंड्स, 2 को हम रैशनल के लिए 2/1 लिख लेते हैं, t2 1 सेकेंड, इसको भी हम 1/1 लिख लेते हैं, और t3 की वैल्यू 2/3 सेकेंड्स। हमें इनका LCM लेना है, तो LCM के लिए हमने देखा था LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 2, 1 और 2, इन तीनों का LCM कितना होगा 2 अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर 1, 1 एंड 3।
कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये सभी चीज़ें डिविजिबल हैं? ऑब्वियसली सिर्फ 1 को छोड़कर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 1 को भी और 3 को भी फुल्ली डिवाइड कर सके। तो देयरफॉर 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो मतलब जो ओवरऑल सिग्नल इन तीनों सिग्नल से मिलकर बन रहा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड्स। अगर यहाँ से भी हम फाइंड करना चाहते तो ओवरऑल सिग्नल के लिए आप ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं इसी रिलेशन को यूज करके 2π/t दैट इज इक्वल्स टू 2π/t की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 सेकेंड्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई। ओमेगा नॉट है तो यूनिट क्या होगी? रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, वैसे भी आपके पास एक और फॉर्मूला था, अगर आप t नहीं कैलकुलेट करके डायरेक्ट ओमेगा नॉट फाइंड करना चाहते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2, ओमेगा नॉट 3। मतलब हमें अब HCF लेना है इन तीनों इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का, तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? GCD ऑफ ओमेगा नॉट 1, पाई, 2π एंड 3π, पाई, 2π, 3π। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? जिससे पाई, 2π और 3π तीनों को डिवाइड करने पर एक इंटीजर वैल्यू मिले, दैट इज पाई। पाई से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो भी हम कह सकते थे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी? पाई रेडियंस पर सेकेंड होगी। और फिर पाई रेडियन निकाल कर ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल कर हम टी भी फाइंड कर सकते थे इसी रिलेशन को यूज करके, टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा नॉट। तो 2π/पाई करने पर हमें रिजल्ट मिल जाता 2 सेकेंड्स। तो हमने ये देख लिया कि सिग्नल पीरियोडिक होगा, सिग्नल के लिए ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पाई रेडियंस पर सेकेंड होगी, जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकेंड्स होगा। इसको एक बार अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि ये सिग्नल हमारा कैसा है, टी के रिस्पेक्ट में हम x ऑफ टी ड्रॉ कर रहे हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है 4 cos πt। ठीक है, इसके लिए हमने देखा इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स। कॉस का सिग्नल है, एम्पलीट्यूड हमें दिखाना है 4 और टाइम पीरियड हमें दिखाना है 2 सेकेंड्स। मतलब आप इस सिग्नल को कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते थे, ये जो वैल्यू है इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें ये टाइम पीरियड t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। जैसे ये वैल्यू यहाँ 4 है वैसे ही ये वैल्यू फिर से जहाँ 4 होगी, ये और इस दोनों पॉइंट्स का जो ये डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, ये कितना है हमारा? 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसा ही ये सिग्नल इधर भी एक्सटेंडेड है। हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं बना रहे, सपोज हम सिर्फ राइट हैंड साइड ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिग्नल एक्सटेंडेड है अप टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट है इस सिग्नल का 3 sin 2πt। साइन का सिग्नल ड्रॉ करना है जिसका एम्पलीट्यूड 3 हो और टाइम पीरियड उसका कितना है? 1 सेकेंड। तो ये पॉइंट है हमारा 2 सेकेंड्स का। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको पॉइंट मिलेगा 1 सेकेंड्स का। ठीक है, तो अब जो ये सिग्नल है इसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, मतलब अपना ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा 1 सेकेंड्स पर। साइन का सिग्नल है और एम्पलीट्यूड है 3। तो अगर आप इस सिग्नल को बनाएं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा ये सिग्नल। ये हमने एम्पलीट्यूड जो शो किया है ये एम्पलीट्यूड 3 है। यहाँ 0 से 0.5 इस सिग्नल के लिए टाइम पीरियड 1 सेकेंड्स है। सॉरी, सिग्नल का टाइम पीरियड 1 सेकेंड्स है। हमने हाफ टाइम पीरियड 0.5 के लिए सिग्नल ड्रॉ कर लिया था, इसको हमें करेक्ट करना होगा। तो ये सिग्नल है आपका जिसका टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, ये अपना एक ऑसिलेशन इस 1 सेकेंड्स पर कंप्लीट कर रहा है। ये टाइम इंस्टेंट कितना है? 1 सेकेंड्स।
ठीक है, ये सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ये हमने 3 वोल्ट्स ड्रॉ करके रखी है, ऊपर भी 3 वोल्ट होगा, ये नीचे भी 3 वोल्ट होगा। ऐसे ही जो थर्ड सिग्नल है हमारा, वो थर्ड सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट्स है और टाइम पीरियड 2/3 सेकेंड्स है। अगर एक ऑसिलेशन ये 2/3 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा तो 3 ऑसिलेशंस ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 2/3 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 3 ऑसिलेशंस में कितने सेकेंड्स लगेंगे? 2 सेकेंड्स। मतलब इस 2 सेकेंड तक आते आते ये सिग्नल अपने टोटल कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा? 3 ऑसिलेशंस। तो अगर हम साइन का सिग्नल हमें बनाना है, यहाँ तक पहुँचने में उसके 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने अगर कोई ये सिग्नल शो किया तो आप ये ब्लू वाला सिग्नल देख रहे हैं, ये अपने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर? 3 ऑसिलेशंस। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें जहाँ से ये तीनों सिग्नल्स कैसे स्टार्ट हो रहे थे, जहाँ कॉस वाले सिग्नल की वैल्यू 4 थी और इन दोनों साइन वाले सिग्नल की वैल्यू 0 थी, ऐसा ही इंस्टेंट टाइम में कितनी देर बाद फिर से आ रहा है? जब ये तीनों सिग्नल्स ऐसा ही स्टार्ट ले रहे हैं 2 सेकेंड्स के बाद। अगर आप 2 सेकेंड्स के बाद देखें तो ये दोनों साइन वाले सिग्नल फिर से 0 से स्टार्ट लेंगे और जो कॉस वाला सिग्नल है वो कितना है? 4। इसलिए हमने देखा कि ये जो हमने फाइंड किया है कि ओवरऑल इस सिग्नल के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी, वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे पीरियोडिक उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम और 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं इस पर। तो पीरियोडिसिटी में आगे अगर हम चलने से पहले, जैसे आप कांस्टेंट सिग्नल लिखते हैं, कांस्टेंट जैसे हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1। x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम की वैल्यू हम कुछ भी लें, सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी? जितने मैग्नीट्यूड का वो कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ 1 ले रखा है तो हमने सिग्नल के लिए मैग्नीट्यूड कितना दिखाया? 1। तो किसी भी डीसी सिग्नल को, इसको हम और क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सिग्नल को डीसी सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो डीसी सिग्नल और कांस्टेंट सिग्नल इसको हम हमेशा जब ट्रीट करते हैं तो क्योंकि इसके लिए एग्जिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, ये चीज़ अपने ये एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ये जो पीरियोडिक सिग्नल की फर्स्ट जो पार्ट है डेफिनेशन का कि सिग्नल एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, उसको ये चीज़ फॉलो कर रही है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा एक कांस्टेंट सिग्नल को कंसीडर करते हैं एज अ पीरियोडिक सिग्नल whose पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक ऐसा सिग्नल है, ये एक ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए पीरियड डिफाइंड नहीं। तो इसलिए जब आप किसी सिग्नल के साथ कांस्टेंट देखें तो उस सिग्नल के लिए जब आप पीरियोडिसिटी देखेंगे या फिर उस सिग्नल का पीरियड फाइंड करेंगे तो आप कांस्टेंट सिग्नल को उस टाइम में नेग्लेक्ट कर देंगे, ये एज्यूम करते हुए कि ये सिग्नल भी पीरियोडिक है लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट सिग्नल के टाइम पीरियड पर नहीं होगा। ठीक है, और ये काम क्या करेगा? बस एक डीसी शिफ्ट देने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये x ऑफ t है और यहाँ आपका कोई एक साइन वेव आपकी बनी हुई होती जो इधर भी एक्सटेंडेड है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये x ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? इस सिग्नल में एक डीसी शिफ्ट मिल जाएगा आपको। मतलब अगर ये सिग्नल अभी ये वैल्यू अगर चेंज हो रही है फ्रॉम -1 टू +1, इसमें आपने हर जगह +1 ऐड कर दिया, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी? क्लैम्प हो जाएगा इसका लेवल। जो चीज़ -1 से +1 वेरी कर रही है वो 0 से लेकर +2 तक उसका वेरिएशन आपको मिलेगा। तो अभी भी रिपीटिशन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब सिग्नल अभी भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 + sin t, तो ये सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होगा। इसका पीरियड अगर आपको चेक करना है तो डीसी सिग्नल के लिए मैंने आपको कहा वी नेवर कंसीडर डीसी सिग्नल व्हाइल एनालाइजिंग द टाइम पीरियड और पीरियोडिसिटी ऑफ एनी फंक्शन। तो आप जब इस सिग्नल के लिए टाइम पीरियड देखें तो आप इस डीसी सिग्नल को उस टाइम में कंसीडर नहीं करते, आप सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं? इस साइन टी को। इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से, तो a साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर क्या दिख रही है वैल्यू? ओमेगा नॉट इंटू टी इज टी, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू
2 पाई सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सिग्नल के साथ डीसी सिग्नल जुड़ा हुआ है तो भी उसके टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पर या उसकी पीरियोडिसिटी पर इफेक्ट देखने के लिए हमें डीसी को लेकर कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में अगर हम एक ऐसा सिग्नल लिख लें, सपोज x of t is given as 4 plus cos square 4 pi t। क्वेश्चन है, इज x of t periodic? If yes, then find the time period and frequency of the given signal। आप जानते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से cos of 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं cos square theta minus 1 plus cos square theta। sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 cos square theta minus 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपके पास स्क्वायर्ड फंक्शन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर के टर्म में आपको सिग्नल्स में आगे वैल्यूज़ दिखेंगी, तो आपको ये फॉर्मूले रिपीटेडली आपको यूज़ करने होंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इससे आपकी हमेशा इसको ज़रूरत पड़ने वाली। तो x ऑफ t को हम और कैसे लिख सकते थे, अब 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा की वैल्यू है 4 पाई t, तो इसको क्या लिख सकते थे हम, 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 8 पाई t डिवाइडेड बाई 2। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 8 पाई t दैट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई 9 बाई 2 दैट इज 4.5 प्लस 1 बाई 2 cos ऑफ 8 पाई t। अभी हमने देखा जैसा ये सिग्नल लिया था, अब ये सिग्नल वैसा ही आपको दिख रहा है कि एक डीसी वैल्यू है, तो इससे तो पीरियोडिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं होगा। ये एक सिंगल साइन या कॉस का फंक्शन अगर होता है तो ये हमेशा ही पीरियोडिक होता है, मतलब ये जो ओवरऑल सिग्नल होगा ये भी पीरियोडिक होगा। अब अगर हम इसके लिए पीरियड देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ओमेगा नॉट की बात करें अगर, तो ओमेगा नॉट सिग्नल की वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की, a cos ओमेगा नॉट t। एम्पलीट्यूड सिग्नल का 1 है, cos ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट इज 8 पाई रेडियंस पर सेकेंड, देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट दैट इज 2 पाई अपॉन 8 पाई दैट इज इक्वल्स टू 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी सिग्नल के लिए पीरियोडिसिटी चेक करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स है तो हमने देखा क्या करेंगे, वहाँ पर हम इंडिविजुअली सबका पीरियड निकालेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे, अगर वो रेशियो रैशनल नंबर है तो सिग्नल पीरियोडिक होगा, और फिर रिजल्टेंट सिग्नल के लिए हम इंडिविजुअल सिग्नल्स के टाइम पीरियड्स का LCM लेंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है तो HCF लेंगे। तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक लिया था इवन एंड ऑड सिग्नल्स, अगर हम इस पे भी एक दो क्वेश्चंस करके देखें तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको और याद रखनी है, इफ x ऑफ t इज आइदर रियल और प्योरली इमेजिनरी, अगर जो गिवन सिग्नल है x ऑफ t अगर वो रियल है या फिर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपने अभी तक पढ़ा है कि अगर हमें रियल सिमेट्रिक, देखिए इसको रियल इवन एंड ऑड के केस में तो आएगा ही, पूछेगा ही आपसे कि इवन है या ऑड है। ऐसे भी पूछते हैं कि सिग्नल सिमेट्रिक है या नहीं है, तो नहीं है को उसको हम और क्या नाम देते हैं, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर सिग्नल रियल है या प्योरली इमेजिनरी है तो उसके लिए जो सिमेट्रिक की कंडीशन है या इवन की कंडीशन है, वो कंडीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि x ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू x ऑफ t, तो ऐसे सिग्नल को आप क्या बोलते हैं कि सिग्नल इवन है, या इसी को हम और क्या कहते हैं, सिग्नल सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर x ऑफ माइनस टी इज माइनस ऑफ x ऑफ t आपको मिल रहा है तो इसी को हमने नाम दिया ऑड, या फिर इसी को हम और क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, रियल हो उसके लिए हमने देखा है, जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज x ऑफ t ऐसा गिवन है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू jt। अब इस सिग्नल के लिए अगर आपको बोला गया है चेक द सिमेट्री फॉर द गिवन सिग्नल वेदर इट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक,
तो अगर आपने यहाँ x ऑफ माइनस टी फाइंड किया, क्योंकि हम देख रहे हैं ये कैसा है सिग्नल हमारा प्योरली इमेजिनरी है जिसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते थे आप कि ये क्या लिखा हुआ है 0 प्लस जे टी, रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट t है, ठीक है। तो अगर आप इस सिग्नल के लिए x ऑफ माइनस टी देखते तो t की जगह पर माइनस टी पुट करते तो ये सिग्नल कैसा दिखता हमें माइनस ऑफ जे टी। तो इन दोनों को देखकर हम क्या कह सकते हैं x ऑफ माइनस टी इज माइनस ऑफ x ऑफ t, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सिग्नल कैसा है हमारा, या तो ऑड कहेंगे या फिर उसको क्या कहेंगे हम एंटीसिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। इवन और ऑड के लिए कुछ कंडीशंस और आप याद रख लें, ये भी आपके लिए, क्योंकि आगे जब हम फूरियर सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं इवन सिग्नल्स को यहाँ पर हम कैपिटल ई से और ऑड सिग्नल्स को अगर हम कैपिटल ओ से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें रिलेशंस देखना है कि अगर हम इवन और ऑड सिग्नल को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर ऑड प्लस और माइनस ऑड करते हैं तो ये रिजल्टेंट भी हमारा ऑड सिग्नल होता है। ऐसे ही इवन प्लस एंड माइनस इवन, इवन सिग्नल में आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इवन को, तब भी जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन ही मिलेगा। ऑड में लेकिन अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन को, तब जो सिग्नल मिलेगा इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसे ही अगर इवन में भी आप ऑड सिग्नल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर आप एक इवन सिग्नल को इवन सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट विल बी इवन। अगर आप एक ऑड सिग्नल को ऑड सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्टेंट विल बी इवन। अगर आप एक इवन सिग्नल को ऑड सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी ऑड। अगर आप एक ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऑड। सिमिलर चीज़ आपके डिवीज़न के लिए भी फॉलो करती है यही रिजल्ट्स, कि अगर हम इवन डिवाइडेड बाई इवन देखें तो इवन मिलेगा, ऑड डिवाइडेड बाई ऑड देखें तो भी इवन मिलेगा, इवन डिवाइडेड बाई ऑड देखें या फिर ऑड डिवाइडेड बाई इवन देखें तो ये रिजल्ट्स जो होंगे ये ऑड वैल्यूज़ देंगे आपको। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेट करते हैं इवन सिग्नल को तब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको ऑड मिलेगा। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ऑड सिग्नल को तो रिजल्टेंट आपको इवन मिलेगा। देखिए जब भी ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कैसे हो रही हैं चीज़ें, क्यों हो रही हैं, तो इवन और ऑड के लिए बेस्ट एग्जांपल जो आप यूज़ कर सकते हैं कॉस टी और ऑड के लिए साइन टी। जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा है आप इन सिग्नल्स को पुट करके देख लीजिए, ये सारे रिजल्ट्स आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। कॉस टी इवन होता है हमने देखा था, और साइन हमारा ऑड फंक्शन है। तो अगर हम साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कॉस की वैल्यू मिलती है, मतलब इवन। अगर आपने ऑड को इंटीग्रेट किया तो इवन मिलता है, अगर हम कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन मिलता है। सिमिलरली अगर आप डिफ्रेंशिएट भी करें किसी इवन फंक्शन को तब भी जो रिजल्टेंट होगा वो ऑड होगा। डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे किसी ऑड फंक्शन को तो ये जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी इवन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिमेट्री कह सकते हैं कि ये चीज़ें रिजल्ट्स ये फॉलो करती हैं। ऐसे ही एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्योंकि जो इवन सिग्नल्स होते हैं वो हमने देखा था मिरर्ड इमेज होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, कि अगर ये -2 से लेकर +2 तक अगर ये सिग्नल, अगर ऐसा कोई पीरियोडिक सिग्नल अगर है या फिर किसी भी इवन सिग्नल के लिए अगर हम इंटीग्रेट करें -t/2 से t/2 तक, अगर हम किसी इवन सिग्नल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस इवन सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2 इवन सिग्नल। मतलब क्योंकि इवन सिग्नल एग्जैक्ट रिप्लिका है दोनों तरफ, तो आप यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ दोनों हाफ में सेम होने वाली हैं, तो आप सिर्फ इस हाफ में उसको इंटीग्रेट कर लीजिए और जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। सिमिलरली अगर आप किसी ऑड सिग्नल को करना चाहते हैं तो ऑड सिग्नल कैसी सिमेट्री फॉलो करता है, जैसी वैल्यू पॉजिटिव होगी ओरिजिन के दूसरी तरफ वैसी ही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी ऑड के केस में नेगेटिव होगी। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे -t/2 से +t/2 तक तो जितनी इधर से आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी उतनी ही इधर से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और ओवरऑल वैल्यू का सम क्या मिलेगा आपको 0। तो अगर आप इंटीग्रेट करें
माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू किसी ऑड सिग्नल को, तो ये रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस और देख लें, हमने ये इवन के लिए कंडीशन लिया है, इवन रियल और प्योरली इमेजिनरी के लिए हमने अभी तक जो कंडीशंस पढ़ी हैं, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब हम जैसे अभी हमने रियल और प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन देखी, इफ x ऑफ t इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब अगर x ऑफ t में कुछ रियल पार्ट और कुछ इमेजिनरी पार्ट दोनों ही अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब xt हमारा कैसा है, अगर x ऑफ t अगर हमारा इस फॉर्म का है a प्लस और माइनस jb। देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको एक बार और एलेबोरेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन इसके लिए अगर x ऑफ t हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो वहाँ पर हम लिखते हैं फॉर इवन, और उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने की कंडीशन है कि अगर हम वैल्यूज चेक करें, अगर x ऑफ t की वैल्यू x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर हो, जैसे 3 प्लस J4, इसके लिए आप जानते हैं अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं इसका तो क्या कॉन्जुगेट लिखते हैं, 3 माइनस J4, प्लस का साइन माइनस से, माइनस का साइन प्लस से चेंज करके आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो अगर जो हमारे पास सिग्नल गिवन है x ऑफ t, पहले उस सिग्नल के लिए आप कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए और t को माइनस टी से रिप्लेस कीजिए, तो आपको ये चीज़ मिलेगी x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। तो x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी की वैल्यू अगर x ऑफ t के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल है वो कैसा है, इवन या फिर सिमेट्रिक सिग्नल है। एंड फॉर ऑड और एंटी सिमेट्रिक, अगर आपने x ऑफ t और x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी की वैल्यूज़ को कंपेयर किया और इफ़ x ऑफ t इज माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो उस सिग्नल को आप क्या कहेंगे, दैट इज एन ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर कोई सिग्नल इवन नहीं हो, ऑड नहीं हो, तो भी हम उसके इक्विवेलेंट इवन पार्ट्स और ऑड पार्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कॉन्जुगेट सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, वो भी ना तो इवन है और ना तो ऑड सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए भी आप इवन एंड ऑड इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं। हम लिखते हैं वहाँ पर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ x ऑफ t, इसको x इवन ऑफ t ही लिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मतलब इवन, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक मीन्स ऑड पार्ट। तो इवन पार्ट के लिए वैल्यू है x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑड या फिर एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ x ऑफ t is given as x odd of t is equals to x of t minus of x conjugate of minus t divided by 2। ऐसे ही फॉर्मूला आपने वहाँ भी पढ़ा था, बस यहाँ पर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, वहाँ पर हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया था क्योंकि वो रियल सिग्नल था, या फिर प्योरली इमेजिनरी के केस में भी आप सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस पर भी अगर आप एक छोटा न्यूमेरिकल कुछ कर लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 माइनस JT, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x कॉन्जुगेट ऑफ t फाइंड करें, देखिए आप दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन पहले ले सकते हैं, या तो आप x ऑफ माइनस टी पहले फाइंड कर लीजिए, उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, या फिर पहले आप कॉन्जुगेट ले लीजिए और उसमें t को माइनस टी से रिप्लेस कर दीजिए। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं आप। सपोज हमने x ऑफ माइनस टी पहले देखा, तो x ऑफ माइनस टी कितना होगा, 5, और इस t की जगह माइनस टी अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 5 प्लस JT। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, मतलब x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, तो क्या होगी वैल्यू, प्लस साइन को माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, 5 माइनस JT। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, हियर x ऑफ t इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ
माइनस टी। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी और एक्स ऑफ टी, इस केस में हमें क्या दिख रहे हैं, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि एक्स ऑफ टी इज अ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। ठीक है, एक्स ऑफ टी हमारा जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल है। अगर मान लीजिए आपको इसमें एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट अगर फाइंड करना होता, एक्स इवन ऑफ टी जैसे आप फाइंड करते हैं वो अगर फाइंड करना होता तो क्या लिखते आप, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 माइनस जे टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी इज अगेन 5 माइनस जे टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको, रियल और रियल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, और माइनस जे टी माइनस 2 जे टी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 माइनस जे टी। वैसे भी हमने देखा ये ऑलरेडी इवन सिग्नल है, तो उसका इवन पार्ट क्या मिलेगा आपको, जो ये सिग्नल है दैट इटसेल्फ विल बी इट्स इवन इक्विवेलेंट। तो यहाँ से एक्स इवन ऑफ टी ऐसा मिला। अगर इसके लिए आप ऑड पार्ट देखते तो क्या आती वैल्यू, आप क्या एज्यूम कर सकते हैं वैल्यू आनी क्या चाहिए। अगर कोई सिग्नल प्योरली, अगर आपको कॉन्जुगेट सिमेट्रिक दिख रहा है, अगर वो सिग्नल इवन दिख रहा है तो उसका ऑड पार्ट कितना आएगा, 0। अगर आप चेक करें इसको, एक्स ऑड ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस जे टी माइनस ऑफ 5 माइनस जे टी डिवाइडेड बाई 2। ये सारी वैल्यूज 5 माइनस 5 कैंसिल, माइनस जे टी प्लस जे टी कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 0। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम कैसे कॉन्जुगेट और एंटी कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और सिग्नल अगर ले लें, अब हम रियल के केस में फिर से आ रहे हैं। अगर रियल सिग्नल्स के लिए अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, या उस क्वेश्चन से बेटर अगर हमने अभी दो कॉन्सेप्ट्स देखे, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा रियल इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट, और एक हमने देखा पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने दोनों अगर प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दिया, सिग्नल एक्स ऑफ टी इज गिवन एज इवन ऑफ साइन 4 पाई टी u ऑफ टी। क्वेश्चन है, इज एक्स ऑफ टी पीरियोडिक, इफ यस फाइंड पीरियड। हमने किसी सिग्नल के लिए इवन ऑड पार्ट्स फाइंड करना सीखा, किसी सिग्नल को पीरियोडिक कब कहते हैं, अपीरियोडिक कब कहते हैं वो जान लिया। अब अगर हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, एक्स ऑफ टी हमारा कोई सिग्नल है विच इज़ इवन पार्ट ऑफ साइन 4 पाई टी यू टी, तो अब हमें देखना है कि क्या वो सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। करने से पहले मान लीजिए हमने इस सिग्नल को नाम दे दिया x1 ऑफ टी, लेट x1 ऑफ टी इज डिफाइंड एज इवन पार्ट ऑफ साइन 4 पाई टी यू टी। तो मान लिया हमने कि जो हमारा xt सिग्नल है, आप इवन पार्ट कैसे निकालते हैं किसी सिग्नल का, जैसे इस सिग्नल का अगर आपको इवन पार्ट निकालना है तो ये सिग्नल मान लीजिए हमारा है x ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन 4 पाई टी यू टी। इवन पार्ट निकालना है तो x ऑफ टी गिवन होगा, x ऑफ माइनस टी हम फाइंड करेंगे, और x ऑफ टी और x ऑफ माइनस टी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो x ऑफ टी ये सिग्नल है, तो x ऑफ माइनस टी क्या होगा, हर जगह t को माइनस टी से रिप्लेस कीजिए, तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन 4 पाई टी यू ऑफ माइनस टी। तो अगर हम इवन पार्ट देखें, इवन ऑफ x ऑफ टी, तो देयरफॉर x1 ऑफ टी जिसको आपने नाम दिया है, x1 ऑफ टी इज व्हाट, x इवन ऑफ टी, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, x ऑफ टी प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। x ऑफ टी क्या लिखा है हमने, साइन 4 पाई टी u ऑफ टी माइन प्लस
x ऑफ माइनस टी इज दिस, तो अल्टीमेटली ये साइन जो हमारा प्लस है, प्लस और माइनस, ये अल्टीमेटली माइनस आ रही है वैल्यू, माइनस ऑफ साइन 4 पाई टी u ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। साइन 4 पाई टी यहाँ भी है, साइन 4 पाई टी यहाँ भी है। अगर आप कॉमन कर लें, साइन 4 पाई टी अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है u ऑफ टी माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सिग्नल है जिसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। अब इस सिग्नल को एक बार अगर हम प्लॉट कर लें, ये अगर हम देखें, ये u ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू t वैल्यू इज 1, ये हमारा सिग्नल है u ऑफ माइनस टी वैल्यू इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ भी किया था कि अगर हम सिग्नल देखें u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी, तो ये वैल्यू आपको कैसी मिलती है, ये इस टाइप की वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू 1 और ये वैल्यू -1। ठीक है, ये हमने देखा था कि u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी इज दिस। इसको हमने एक नाम भी दिया था कि इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नम ऑफ t। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं जिसकी वैल्यू t की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए +1 और t की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1 हो। तो जो हमारा सिग्नल है x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू, हमने अभी लिखा है साइन 4 पाई t इंटू u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। हमें ये सिग्नल ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर हम पहले साइन 4 पाई टी ड्रॉ करें, ये सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t साइन 4 पाई t। ये इस टाइप का कोई सिग्नल है, -∞ टू +∞ एक्सटेंडेड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पीछे जितना लिखा है मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1। ठीक है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारा सिग्नल है u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस टी। इसको आप 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू यहाँ हमने +1 और -1 बनाई है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैसी दिखेंगी, ये वैल्यू +1/2 और ये वैल्यू -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हमारा सिग्नल है u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मतलब हर एक पॉइंट कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव साइड का पॉइंट +1/2 से और नेगेटिव साइड का पॉइंट -1/2 से। तो अगर आप इसके नीचे ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t x1 ऑफ t, जो इन दोनों सिग्नल्स का प्रोडक्ट है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू +1 दिख रही है मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1/2 हो जाएगी। मतलब जो एम्पलीट्यूड इस सिग्नल का था इस साइड, ये वैल्यू अब +1 नहीं होकर ये एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ कितनी हैं, 1/2 हो गई। इधर अगर हम देखें तो अब हमें इस साइड सिग्नल को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/2 से। अगर आप सिर्फ 1/2 से करते तो ये भी सारी वैल्यूज़ बस क्या हो जाती, -1 की जगह हम -1/2 लिख देते। लेकिन अब माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जिस ड्यूरेशन में सिग्नल नेगेटिव था, अब उस ड्यूरेशन में आपको सिग्नल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जिस ड्यूरेशन में सिग्नल पॉजिटिव था उस ड्यूरेशन में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो अब अगर हम देखें तो ये सिग्नल आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का आपको ये सिग्नल दिखेगा, ये इस टाइप का। ये अच्छे से बना नहीं पाए हम, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि ये वैल्यूज़ भी कितनी हैं, +1/2 है, और नीचे की सारी वैल्यूज़ कितनी हैं, -1/2। अब अगर हम इस सिग्नल को देखें तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है, देखिए अगर हम इस सिग्नल के लिए इन पॉइंट्स को देखते, वो हमने लिखा नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अगर इस सिग्नल में आप देखें तो ω0 की वैल्यू कितनी है, 4 पाई, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी इस सिग्नल की, 2π/4 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 1/4 का पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये 1/2 एंड सो ऑन। इधर भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं। हमें इन ड्यूरेशन से मतलब नहीं है, हमें रिपीटिशन देखना है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है,
वो प्रोडक्ट इधर भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो प्रोडक्ट इधर भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन इस इंस्टेंट पे जो वैल्यू आपको दिख रही है कि इसके पहले भी सिग्नल पॉजिटिव और इसके बाद भी सिग्नल पॉजिटिव, ये चीज़ फिर से कभी भी सिग्नल में रिपीट नहीं हुई, ना तो बाद में कभी होगी ना तो इसके पहले कभी रिपीट हुई है। तो इसलिए ओवरऑल जो ये सिग्नल हमारा मिल रहा है, ये सिग्नल कैसा है, ये सिग्नल टाइम में पीरियोडिक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि x ऑफ t इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक नहीं है। और अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने अपने जितने कॉन्सेप्ट थे उन पर कुछ क्वेश्चंस किए, ज़्यादा लंबा हम लेक्चर्स नहीं अभी एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आज हमने कॉन्जुगेट सिग्नल के लिए देखा कि कोई सिग्नल हमारा सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसे ही हम रियल सिग्नल्स पर भी कुछ और सिग्नल्स लेंगे, उनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इवन पार्ट कैसे होंगे, ऑड पार्ट्स कैसे होंगे, अगर रैम्प टाइप के कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, एक स्टेप और एक रैम्प जुड़ करके कैसा सिग्नल बनाते हैं, वो सभी चीज़ें हम स्टेप वाइज धीरे धीरे उन पर क्वेश्चंस पर आएंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्राइम टारगेट है वो कुछ हम स्पीड में पहले थ्योरीज़ को हम अपने कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल ही काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेकर पहले थ्योरी कंप्लीट करते हुए फिर न्यूमेरिकल्स हम बीच बीच में ऐसे करते रहेंगे। तो आप देखिएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगे कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बताइए, और जहाँ पर हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस लें। कुछ कमेंट्स हमने देखे हैं, कमेंट्स की गेट के क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, गेट के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसकी आप पिक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली गेट के ही क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करें, ये हमारा पर्पस नहीं है। मैं चाहता हूँ आप उस लेवल तक पहुँच जाओ कि क्वेश्चन से आपको फर्क ना पड़े कि क्वेश्चन गेट का है या IES का है या फिर CSBTU या PTU या फिर RGPV का है, ठीक है। तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रहे, आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं का भी हो आपसे वो सॉल्व हो, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।